राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में जो हमने पिछले दिनों एक नया सिलसिला शुरू किया है, फ़िल्मों से जुड़े हुए अनकन्वेंशनल पेशों के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला, जिसमें कि आप जानते हैं कि फ़िल्मों में जो पर्दे पर दिखने वाले लोग हैं, स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर्स या सिंगर्स और डायरेक्टर्स, उनके अलावा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का भी है जो फ़िल्मों को बिल्कुल एक नई पहचान और एक नई क्रिएटिविटी देते हैं। हमारे साथ हैं फ़िल्मों से जुड़ी हुई रुषि और मानुषी, जो कि युवा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हैं। रुषि और मानुषी फिल्मों की नई बन रही दुनिया में मशहूर रुषि शर्मा और मानुषी नाथ पेशे से कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं। पर्दे पर दिखने वाले चेहरों के अलावा हर फिल्म में बहुत सारी प्रतिभाएं पर्दे के पीछे होती हैं जो फिल्म की कामयाबी में अहम रोल निभाती हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स इनमें से एक हैं। दिल्ली में जन्मी रुषि और मानुषी की मुलाकात 1998 में एक एड शूट के दौरान हुई थी। 2007 में फूल्स पैराडाइज नाम से अपनी कंपनी शुरू करने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स जोड़ी रुषि और मानुषी एक साल बाद दिवाकर बैनर्जी की खोसला का घोंसला से जुड़ी। उसके बाद रुषि और मानुषी की इस जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ओए लकी लकी ओए, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, चिल्लर पार्टी, शंघाई, तलाश, धूम 3, क्वीन, किक, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और पीके जैसी फिल्मों को अपने हुनर से एक नया रंग दिया। 2008 में फिल्म ओए लकी लकी ओए के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स का खिताब पाने वाली रुषि और मानुषी ने 2013 में फिल्म शंघाई के लिए फिर से फिल्म फेयर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स का अवार्ड हासिल किया। बहुत बहुत स्वागत है रुषि। शुक्रिया। और बहुत बहुत स्वागत है मानुषी। थैंक यू। रुषि, हमको बताइए कि ये जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम है, वो आपने कैसे सोचा कि आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में अपना करियर तय करेंगी? मैं प्रोफेशन से डिज़ाइनर हूँ। मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया था NIFT से। हम दोनों दिल्ली से हैं, सो दिल्ली में ही मैंने कोर्स किया था और शुरू से यही सोचा था कि मैं डिज़ाइनर बनूँगी। बट इन द प्रोसेस ऑफ finding myself as a designer, I got into some kind of theatre plays with Barry John. So I started doing a little costumes for him and a little costumes for theatre in Delhi, because Delhi में theatre बहुत big है. And then वहाँ से got into a little ad films and promotional videos and stuff. And then that's how I met Manushi. Manushi is also from Delhi. And at the point when Rushi met me, I was already into films. I was working for television commercials, and I'm not trained in fashion. I'm not from a fashion school. जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे इंटरेस्ट था इस चीज़ में, काफ़ी आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड था और मुझे ये पता था कि मैं फिल्म्स में काम करना चाहती हूँ. एंड I was like an apprentice with this director, Mr. Pradeep Sarkar. उन्हीं से मैंने सीखा how to work in films. And as far as creating a look is concerned, it is that artistic side. Apart from that, I am completely owe my technical knowledge to my father. He's a textile engineer. So as far as my background in fabrics and textiles, I am technically sound in that because of him. He has completely trained me. And then we met each other on a commercial in 2000. Since 15 years back now. I think it's because of our mutual love for textiles, textures, fabrics and colors is that we are so good a team together, and we are actually soul sisters. We are partners in Fool's Paradise and we are also best friends. तो रुषि, जब आप मुंबई आई तो मानुषी पहले से थी? नहीं, हम दोनों एक साथ ही मुंबई आए। दिल्ली से मुंबई आप लोग साथ साथ ही? हाँ जी। एक्चुअली हमारी फर्स्ट फिल्म टुगेदर थी खोसला का घोंसला विद दिवाकर बैनर्जी, विच वाज इन दिल्ली। उसके बाद हमने ओए लकी की उनके साथ, एंड ओए लकी लकी ओए, एंड विद ओए लकी ओए का सक्सेस समहाउ गॉट अस बोथ टू मुंबई टुगेदर. इनफैक्ट फर्स्ट ईयर ऑफ मुंबई टुगेदर हम दोनों एक साथ रहते भी थे.
And then after that, of course, we started living separately, and we are still together as a company. आपके प्रोफेशन में आपका रोल किस स्टेज पर शुरू होता है? मतलब अगर फिल्म स्क्रिप्ट के लेवल पर, उसके बाद उसका जो शूट प्रोसेस है, उसमें किस स्टेज पर आप आती हैं? Actually, we are very lucky now, Manushi and I, that we are riding the wave of the new cinema, the intelligent and the meaningful cinema, you know, of Dibakar Banerjee, like LSD. He started this cinema with LSD. So with such directors, हमारा रोल बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है. जैसे ही स्क्रिप्ट ख़त्म होती है, we are one of the first few people to be hired, because they want कि, क्योंकि हमारे जो costumes हैं, वो is one of the most prominent things in a film today. You know, because they are the part of the character, they are the part of the script. So we are brought in very early along with the cinematographer and the production designer to discuss the characters. मानुषी, जैसा कि रुषि ने कहा कि आप लोगों का एसोसिएशन प्राइमरीली जो रियल सिनेमा है उसके साथ है। अगर आप पीछे से देखें तो हर दौर में इस तरह का सिनेमा बनता आया, जिसमें एक तरफ रियल सिनेमा भी था और दूसरी तरह का सिनेमा भी था। तो कैसे इन दोनों तरह के फिल्मों में कॉस्ट्यूम को करने की क्या अलग अलग क्या चुनौतियां हैं? हम हर टाइप का सिनेमा करते हैं। ये रुषि और मेरी सबसे बड़ी खासियत ये है, हम दोनों के कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में। हम जब दिल्ली से बॉम्बे आए थे, हम अपने काम के बलबूते पे आए हैं। हम ना किसी को जानते हैं, हमारे कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में काम नहीं करते। हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग, अपनी क्रिएटिविटी एंड हार्डवर्क से ही किया है जो किया है। इस कारण से आज जितने अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, हम सबके साथ काम करते हैं और हर टाइप का सिनेमा करते हैं। ये फैक्ट है लेकिन दैट सिंस दिबाकर बैनर्जी, अनुराग कश्यप, इन लोगों के आपने नाम लिए, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिनेमा में चेंज आए, सिनेमा में कंटेंट अच्छा हो, स्क्रिप्ट अच्छा हो, और आपका जो भी कैरेक्टर हो, चाहे वो रियलिस्टिक कैरेक्टर हो या ग्लैमरस कैरेक्टर हो या क्रिमिनल हो, हर चीज़ की पोर्ट्रेयल परफेक्ट हो और लोग देख के आइडेंटिफाई भी कर पाएँ। इसके साथ साथ एस्पिरेशनल फिल्म हमेशा बनती हैं। हम दोनों टाइप की सिनेमा करते हैं। बट इज़ देयर अ चैलेंज? हर डायरेक्टर, हर एक्टर, हर प्रोडक्शन हाउस अपना अलग चैलेंज लेके आता है और वही मज़ा है। इसीलिए कॉस्ट्यूम करने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आपको हर फिल्म में अलग अलग काम करने को मिलता है। तो चाहे वो कंगना रनौत हो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जहाँ पे वो एक ग्लैमरस एक्ट्रेस बनी है, या कंगना इन क्वीन हो, जहाँ पे कम्प्लीटली उनकी रियल लुक है और एक कैरेक्टर का पोर्ट्रियल, एक ग्रोथ होता है, जहाँ पे एक सिंपल सी लड़की से एक ऐसी लड़की जो इंडिपेंडेंट, ख़यालात में इंडिपेंडेंट हो जाती है, ऐसी लड़की, वो कॉस्ट्यूम में डिपिक्ट करना एक बहुत ही ग्रेजुअल ग्रोथ है। इस टाइप का सिनेमा, या फिर आमिर खान को ले लीजिए, पीके, जहाँ पे वो अजीब ही बेढंगे अतरंगी टाइप के कपड़े पहनते हैं, जो कि हम लोगों ने एक्चुअली लोगों से मांग के लिए हैं, और वहीं पे धूम 3 जहाँ पे कम्प्लीटली ग्लैमरस कैरेक्टर है, और सत्यमेव जयते जहाँ पे वो चाहते हैं कि लोग आइडेंटिफाई करें और वो सबके साथ कनेक्ट कर सकें। तो इस टाइप की हर प्रोजेक्ट का अपना एक चैलेंज है एंड अपनी क्रिएटिविटी है और बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में। और रुषि, अगर देखें कि फिल्म में इतनी तरह के सिचुएशंस और कैरेक्टर्स, आपको मालूम नहीं होता कि कब कौन सी फिल्म में किस तरह का सोशल बैकग्राउंड होगा, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, और तब क्या इतनी तरह के कैरेक्टर्स को इमेजिन कर पाना कि वो क्या पहनते होंगे, किस तरह के रंग और फैब्रिक और फील के कपड़े पहनते होंगे और उनका डिज़ाइन क्या होगा, इसके लिए तो बहुत एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, जो कि अभी अगर आपकी शुरुआत देखी जाए तो 10-15 साल में इतनी तरह के रीजन्स, जो कि हिंदुस्तान के रीजन्स हैं, और उनमें पहने जाने वाले कपड़ों के अलग अलग रूप हैं। तो कैसे आप इसको अपने लिए अपना रास्ता बनाती हैं? Actually, this is the biggest challenge we have, and luckily हमारे directors हमको काफ़ी trust करते हैं and like I said कि we are brought in at the scripting, you know, just as the script is over, we are brought in to, you know, get into the script and the characters. तो हमारा process ये होता है that हम director के साथ बैठ के उनकी script की narration सुनते हैं,
उनकी आइडिया सुनते हैं ऑफ द वर्ल्ड दैट ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट. दे डू नॉट गिव अस द एग्जैक्ट आइडिया कि मेरा एक्टर क्या पहनेगा, ये वाला कैरेक्टर क्या पहनेगा. वो हमको वर्ल्ड सिखाते हैं. वो हमारे को ये बताते हैं कि ये कैरेक्टर कहाँ से आया है, कहाँ रहता था, कि कहाँ बड़ा हुआ, उसके पेरेंट्स कैसे थे, whether he's from Gujarat or he's from Kashmir. You know, we get all these pointers from the director. In fact, what Manushi and I have a list of 20 questions which we ask the director. And those 20 questions will tell us each and every detail about the character. After we get those 20 questions, we start the research on the, you know, his social status in the society, his where he comes from, and what is his education, and what kind of clothing he's wearing, what kind of emotions he feels. Scene wise, once we get to know what emotions he's feeling, like we knew कि पीके की क्या इमोशन थी. पीके को ये नहीं, पीके जब आया था, जहाँ से आया था, वो कपड़े नहीं पहनता था, तो उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि कपड़े कहाँ से पहनूँ, कैसे पहनूँ. उसने कपड़े चुराने शुरू कर दिए. मानुषी एंड आई डिड द सेम थिंग. We decided to not steal clothes but borrow clothes from everybody, you know, borrow clothes from people on the streets in very very small towns like Mandava and, you know, outskirts of Delhi and outskirts of Bombay. वहाँ जाके हमने लोगों के कपड़े लिए और वो कपड़े लेके हमने उन पे डाले. उससे वो जिस तरीके का कैरेक्टर बाहर आया, we realized, and Raju, Amir and we guys realized that, you know, that is exactly what we were looking for. You know, that was our approach to that particular character. I'll like to continue here. When you see international cinema, they decide the character based on social strata. Where does this person come from in the social hierarchy? In India, we have the benefit of language, culture, different. Every corner of the country has a different kind of characteristic feature, and, you know, their own food and costume. That itself is a great thing for us to be able to explore to that extent, and in that state-wise distribution to be able to do different strata is fantastic. Not just that, increasingly Rushi and I do period cinema, and Detective Byomkesh Bakshi was such a film. The amount of research that you go back in history in a time period which has not been documented, to be able to find that out, like Byomkesh Bakshi was 1943, a lot of documentation of what happened inside the homes of the middle class Indian has not been documented. We actually went and met people who are octogenarians and spoke to them. That journey of meeting so many people, going into people's homes, going through their photo albums, talking to them, listening to their oral histories is a great experience. I think that is the biggest takeaway for us in a film. The interaction that we have with every person, because हर फिल्म में कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते. हमारी लाइफ में वो इंसान नहीं आया होता, वो ढूंढना पड़ता है. आप एक पार्ट है जहाँ आप डिज़ाइन करते हैं, और एक पार्ट है आप रियलिटी से इंस्पायर होते हैं, बोरो करते हैं कि ये इंसान है कैसा. जैसे कि ओए लकी ओए में लकी का जो कैरेक्टर था वो एक चोर था, और बहुत ही शातिर चोर था, चार्मिंग इंसान था. ऐसा इंसान आप नहीं मिले, मैं नहीं मिली, हम में से कोई भी नहीं मिला, बट ये ऐसा आदमी कैसा हो सकता है. We try to meet and speak to such people or read stories about such people. It was fantastic. This journey is the most interesting in a costume designer's life. जैसा कि ऋषि मानुषी ने कहा, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमेशा आपको ये जो कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ है उसके बारे में ही कॉस्ट्यूम नहीं करना होता है. बहुत बार आपको पीरियड में पीछे जाना होता है, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, ये बहुत हम लोगों के यहाँ एक वीक एरिया है, जिसमें आपको अलग अलग रीजन्स के अलग अलग पीरियड में अलग अलग सोशल स्टेटा के लोगों ने क्या कपड़े पहने, इसका डॉक्यूमेंटेशन बड़ा कमज़ोर है. और अगर है भी कहीं तो शायद उसको रिट्रीव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह का काम है. या फिर बहुत ज़्यादा ब्रिटिश इंडिया में हो सकता है कि किसी आर्टिस्ट ने आपको कुछ ड्राइंग्स बनाकर कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन किया हो. लेकिन ये सब कुछ होने के बाद एक एरिया फिर भी खाली रह जाता है, अगर आपने हिस्ट्री को रिविज़िट कर भी लिया, वो है कलर्स का. क्योंकि तब आपके पास कलर फोटोग्राफी नहीं थी, ज़्यादा पेंटिंग्स थी जिसमें भी कलर फेड हो रहे हैं या व्हाटएवर. तो कलर्स का जो ये मामला है, ये तो फिर पूरी तरह इमेजिनेशन पर छूट जाता है. क्या एक्सपीरियंस है? एक्चुअली दिस इज़ वेयर वी कम इन, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम जिस टाइप का सिनेमा करेंगे, हम कैरेक्टर को कैरेक्टर ऑथेंटिकेशन पे बहुत जोर देते हैं. सो वी टेक रियलिटी बट वी ऑल्सो कीप एस्थेटिक्स इन माइंड.
we always try to balance between the reality and the aesthetics. So we know कि तुम reality इतना show करते हो, but eventually we are not doing a documentary. We are doing a film for people to like and appreciate. So then that's where we put our colors and textures and fabrics in, which an audience will see as real, but it's also soothing to the eye. They will not say कि oh ये तो एकदम documentary लग रही है, you know. So that is what we try to crack, reality and aesthetics का midway. Continuing from that, a very important factor here is in a film, it's not just it's not just the what we imagine. It is also what is the mood of the scene. If the person is in a somber mood, the colors of what the production designer decides, the way the cinematographer is going to light, and the costume that the costume designer is going to give is a vision that has to match what the director wants to portray. The emotion is a very important guidance for the kind of colors and textures we are going to use. So a somber mood would need somber colors, or quite an opposite, it may need absolutely bright colors to highlight the emotion of the actor. To give you an example, when we were doing Talash, there is a scene where Kareena is walking on one side of a corridor. Kareena and Aamir are walking in a corridor. One side is Kareena's world and one side is Aamir's world. Each time you saw Aamir, his wall, the way the costume and the art complemented each other was, that side of the wall was in all khaki and grey and drab colors, because that's the grief he comes from, the death of his son. And when you saw Kareena's world, she comes from another world. It is a world of extreme joy, trying to portray joy. She always tries to show joy. So her world is all roses and flowers and reds and magentas. To do this kind of a balance and yet make it aesthetic is where the entire journey lies. और अगर यही कलर्स और मूड के इंटर रिलेशन की बात करें तो हमारे देखने वालों के लिए एक प्राइमर सा बताइए कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जो कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव मूड्स हैं. हम तो एक्चुअली वी बोथ आर कलर क्रेजी, वी बोथ लव ऑल कलर्स एंड वी फील दैट द वे वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स इज व्हाट डिपिक्ट्स द मूड एंड द यू नो द इमोशन ऑफ द सीन. बट यू वांट टू से समथिंग? Well, for example, reds, oranges, pinks are colors of festivity and love. So whenever you want to depict that, you would use a color like that. White is a color of purity, and again, white is also culturally, white may be a color of grief, or it may be a color of birth, celebration of birth. So again, it is how you balance it with the emotions. So one color may mean celebration in a particular kind of a setting. It is the coming together of all those emotions and the way you set and light it, as well as how we give the costumes. बहुत अच्छी बातें चल रही हैं रुषि और मानुषी. अभी हम लोग एक ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं युवा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स रुषि और मानुषी के साथ. And one of the compliments that we got traveling by train, in fact, and you know how trains in India are, आप बिल्कुल absolute strangers से दोस्ती कर लेते हैं. वो 24 घंटे की दोस्ती होती है, बहुत अच्छी दोस्ती होती है. वो इतनी एक्साइटेड हो गए, वो उन्होंने कहा अरे लास्ट महीने जो शादी थी हमारे फैमिली में, कंगना ने जो पिंक साड़ी पहनी थी हमने वही बनवाई थी, कॉपी की थी. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता. स्वागत है एक बार फिर से. प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स रुषि और मानुषी. रुषि और मानुषी दोनों ही लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग जवाब अलग अलग दे सकती हैं, कि ये एक पॉपुलर एजम्पशन है कि जो फैशन डिज़ाइनर है वो ही फिल्मों में कॉस्ट्यूम कर दे, और कई लोग कर भी देते हैं. दोनों में क्या डिफरेंस, आप कैसे कैसे आर्ग्यू करेंगी? पहले रुषि. Okay, actually I studied fashion and design, so it always comes in handy because design knowledge, fabric knowledge, cutting knowledge, draping knowledge, textures, textiles, all that helps you. However, it is फैशन डिज़ाइन जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि हम ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, हम ट्रेंड्स बनाएंगे, हम कलर ऑफ द ईयर को फॉलो करेंगे, टेक्सचर ऑफ द ईयर को फॉलो करेंगे, विच इज़ नॉट समथिंग मानुषी एंड आई डू. बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू कॉस्ट्यूम डिज़ाइन यू आर फॉलोइंग अ completely different vision of a director, and it is about a story, it is about a script, it is about a character, it's about emotions and scenes and other characters interacting with this character. So we really get into the skin of the character rather than
थिंकिंग कि क्या स्टाइल अच्छा लगेगा उन पे, क्या उनकी फिटिंग होगी, क्या उनका हेयर अच्छा लगेगा. इट्स नॉट उन पे क्या अच्छा लगेगा. लकीली वी आर वर्किंग इन अ टाइम वेयर एक्टर्स हैव ऑल्सो रियलाइज दैट दे डोंट वांट टू लुक ब्यूटिफुल. With people like Kangana and Amir and Sushant and Nawaz, they don't all want to look good. They just want to look correct to the character. They want to get into the skin of the character. They want us to, in fact, one of the biggest compliments that we've gotten from Amir and Sushant and Kangana and all our actors is that आपने costume इतना अच्छा दिया है कि मेरा काम आसान हो गया. That's a very big thing for us to hear कि हमारा costume is supporting them emote the emotion. इसी सवाल के जवाब को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ छूटी रह गई हो तो आप हमको बताइए. हम लोग जब ओइला की कर रहे थे तो परेश रावल जी का कैरेक्टर था, एक ही उनका ट्रिपल रोल था. तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से थे और तीनों की उन्होंने पोर्ट्रेयल भी बिल्कुल डिफरेंट की है. और ये भी हमारे लिए एक चैलेंज था कि एक ही इंसान को एक ही फिल्म में 3 अलग अलग कम्प्लीटली डिफरेंट रूपांतर दिए जाएं. और उन्होंने भी यही बोला था कि जितनी बार वो जब कॉस्ट्यूम पहन के बाहर चल के आते थे वो बन के आते थे, वो जोगी भाई बन के आते थे, डॉक्टर हांडा बन के आते थे या लकी के पापा बन के आते थे. हर बार बिल्कुल ही डिफरेंट लगते थे और बोलते थे कि आज मैंने जो कॉस्ट्यूम पहना है मैं उसी के हिसाब से एक्टिंग भी कर पाऊँगा. तो ये दिस इज़ अ बिग थिंग. However, having said that, there are a lot of fashion designers who do costumes for films, but that is also an option which is there for people. Just as a lot of costume designers can be fashion designers as well. But yes, as Rushi said, if you're trained in fashion or if you have textile information, if you're an artist, all these factors will definitely help you do good in costumes because it is about creating a vision. कैरेक्टर्स को स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम्स देना और उसके पूरी सेटिंग और मूड और कहानी की कंटिन्यूटी में रखना जिससे कि वो ज़्यादा लाउड ना हो जाए, आउट ऑफ सिंक ना हो जाए, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की. लेकिन इसमें हमेशा ऐसा तो होता नहीं है, कहीं पर ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है जहां आपको एक लाइटर नोट पर कलर्स और सेलिब्रेशन और एथनिसिटी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है. एथनिक और कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइंस, कलर्स और मूड को फ्यूज़ करने का ये भी एक शायद एक्सपेरिमेंट तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में ऐसी थिन लाइन है कि अगर आप थोड़ा भी केयरलेस हुई तो वो एक कैरिकेचर बन जाएगा. तो कैसे आप ये अलग अलग इंडियन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट्यूम्स को दूसरे स्टेट्स के कॉस्ट्यूम्स के साथ जेल करती हैं ताकि वो रिडिकुलस भी ना लगे? Rural India, cosmopolitan India, B-town India, these are differences that will always be there and we like to portray that. At the same time, each time you make a film, you want the youth or the each strata of society to one, identify with what you're showing them, and second, aspire for that if need be. If it is a character which is supposed to be aspirational, we want that to be aspirational. And one of the compliments that we got, it's traveling by train in fact, and you know how trains in India are, आप बिल्कुल absolute strangers से दोस्ती कर लेते हैं. वो 24 घंटे की दोस्ती होती है, बहुत अच्छी दोस्ती होती है. कुछ और पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे और बातों बातों में बात आई कि कंगना का कैरेक्टर डिज़ाइन किया है हमने, और वो इतनी एक्साइटेड हो गए. वो उन्होंने कहा अरे लास्ट महीने जो शादी थी हमारे फैमिली में, कंगना ने जो पिंक साड़ी पहनी थी हमने वही बनवाई थी, कॉपी की थी. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता. तो वही है, इट हैज़ टू बी एस्पिरेशनल एंड इट हैज़ टू बी रियल. सो दैट इज़ अ fine line that we walk. In Dhoom 3, in fact, there were other designers who called us up and told us that it is fantastic what you people, the opportunity that you got to, the kind of costume that you made for Amir, to design like that for a male character in a film. It is really a challenge, and you guys are lucky that you got a film like that to do for him. And आपने जो बोला कि कैरिकेचर नहीं बनना चाहिए, I think that is our biggest fear because like you said, it's a really thin line between reality and aesthetics, beauty, and then it suddenly goes into caricaturish. So we really work hard, and we actually because we are a team, we also stop each other from when we realize that the other person is slightly going
getting too excited, we stop each other saying, okay, it is going into a little caricaturish space. Of course, our directors do that the best. They give us good guidelines, and they are the best people to stop us and let us know where, you know, one is losing the plot. और जहाँ तक डिज़ाइन टर्म का मामला आता है, वो एक बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ होगी कि आपने डिज़ाइन, मतलब हो सकता है किसी पेपर पर कुछ ड्रॉ किया या कोई उसका कोई प्रोटोटाइप सजेस्ट किया, लेकिन इसके बाद टीम में और कैसे ये एग्जीक्यूशन के लेवल तक कैसे पहुंचता है? So this is a very long process. Like I said, we start with the scripting. We do start with the little sketches. Then we do show the directors some references, what we feel are correct, and pointing the direction of our vision. And then we get into, you know, showing him swatches and yeah, like mood boards. We make these beautiful boards which depict the mood of the character in that particular scene. So mood boards are made to particular scenes. So that mood board will have the fabric that he's wearing, the color that he's wearing, the silhouette that he's wearing, and what kind of hair that we are, you know, we are visioning. And so we have all these kind of elements in one mood board, which actually expresses exactly what we are, how we are looking at the character. So after the mood boards, we get into a little sampling. We do get samples of the whole costume made. We can put it on a model before it actually goes on an actor, so the director can see and feel comfortable, and then eventually it goes on the actor as a first look test. Once the director sees it on the actor and realizes the actor feels comfortable, and we do alterations accordingly. So that's how this process goes forward. Once these look tests have happened, we know from day one what are the scenes on the film, and there are many characters in that film. So we also have to keep in mind that if there are 5 characters standing on the look test level, we must know that they should not all be wearing similar colors, or the color should complement each other as well as the background. That kind of a you know, a balance is done, and then we decide per scene everything that goes on to the actor for each scene, each character, and then you go on floor, and after that the team is there which takes care of continuity. There's a lot of aging that goes on. We have a couple of fabrication units where things get made. When they come out of that, aging happens, and all those stages also happen, and finally the film goes on floor. And well, in a span of 3 to 6 months, we have a film in our hand with actors looking good in those costumes. लेकिन इसमें जैसे एग्जीक्यूशन के पार्ट के बारे में बताइए, इसमें और टीम और आपके साथ क्या काम कर रही होती है, जो उसमें स्टिचिंग और फैब्रिकेशन के पूरे प्रोसेस में कितने लोगों की टीम होती है जो इन्वॉल्व होती है? प्राइमरी जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें देयर आर मेनी स्टेजेस. वन इज सोर्सिंग एंड सैम्पलिंग ऑफ फैब्रिक्स, sourcing and sampling of jewelry and footwear and accessories, all those are. So there is a team which is with us, which not only researches the market for us, also supports in our sourcing. Rushi and I extremely excited about new fabrics and textures, and experimenting with that. So fabric is something that is completely our forte. It's something that we completely do by ourselves. We love experimenting with making and experimenting with new material. So maybe leather, metal, acrylic, plastic, wood. We try to incorporate and experiment with these kind of things. From there it goes on to the level of fabrication units, which may be tailoring units for making the costumes, or fabrication units for leather. Is there any dedicated tailor chain? Yes, or yes. what? We have our own units. We have a male unit. How many people? Those depend, but normally we have a unit for menswear, for women's wear, and one for knitwear, which is basically all hosiery material. And between those, and there's an upcoming unit of leather. And there's an upcoming unit of leather, which can be whether it is armors or footwear or belts, those kind of things. So that is there. And there are team of tailors and masters who work there, and the team of our own assistants who help in supervising and seeing to it that things are going well in those units.
there are little things that get added on, embroidery units or embroiderers are sometimes employed, and looking for buttons because for example a period film will not have plastic buttons a lot of times. So a lot of times you're looking and finding things from antique shops or alternative material that you can use in a film. There are times that you cannot use any synthetic material. So those are things that you keep in mind, and this is a constantly ongoing process. Sometimes you realize that you need to get out of our own country and look for certain kind of fabrics, a particular kind of a look. So that's also needed sometimes. Having said that, I just want to say one thing. Having said that, we are Manush and I are very proud of our Indian heritage. So we try to source all our fabrics from all over India. We have traveled all over India for getting different kind of fabrics and textures. I think that is one of the reasons that our films end up looking different and beautiful as far as we are concerned. रुषि, हमको बताइए कि कॉस्ट्यूम में क्या-क्या चीज़ें होंगी जो शामिल होती हैं, मतलब हम एक पहने जाने वाले कपड़ों के अलावा और क्या-क्या है जिसे हम कॉस्ट्यूम का हिस्सा कहते हैं? एक्चुअली कॉस्ट्यूम इज़ क्वाइट अ वाइड टर्म. कॉस्ट्यूम में काफ़ी कुछ आता है. कॉस्ट्यूम में पूरे कैरेक्टर की ईच एंड एवरी हैबिट आती है. ही हैज़ अ हैबिट ऑफ वेयरिंग अ वॉच ऑन द राइट साइड. वॉच कम्स इन टू कॉस्ट्यूम. He has a habit of before going to work, he puts a tikka on his forehead. That is a costume responsibility. It comes from makeup, but it's a costume responsibility कि उसका ये ऐसा रहेगा. And if he wears a molly, whether he wears shoes or he wears chappals, if he wears a little, he's a pandit, he wears a janeyu under, and all those things, all little habits of the characters come as a part of the costume, and we just have to translate those habits into things that we can put on the character. अब इसमें देखिएगा मानुषी कि इसमें एक छोटी सी केयरलेसनेस कैरेक्टर को लोडेड बना देती है, और तब इसमें अपना स्क्रिप्ट के साथ रिदम बनाते हुए ऑनेस्टी बरतना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है. यानी आपका जो वर्ड आउटलुक है वो भी रेशनल और प्रोग्रेसिव होना चाहिए. अगर आप स्टीरियोटिपिकल में फंसे तो आप वहाँ पर जहाँ उसको जनेऊ या टीका लगाने की ज़रूरत नहीं भी है, वैसा करने के बाद आप उसको लिमिट कर देते हैं. करेक्ट. क्या कहती हैं आप इसमें? ये कैरेक्टर पे डिपेंडेंट है कि एज शी सेड कि ये कैरेक्टर की हैबिट्स हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जनेऊ देना है या जनेऊ नहीं देना है. एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी जहाँ पे शंघाई में इमरान हाशमी का कैरेक्टर था, और वो कल की फॉरेनर हैं उस फिल्म में, और दिखा रहे हैं कि वो इंडियन नहीं है, और वो उनको जाके अप्रोच करते हैं और दिखाते हैं कि मैं भी आप ही के जैसा हूँ, और अपनी घड़ी हटा के दिखाते हैं, देखिए इधर से मैं गोरा हूँ, क्योंकि वहाँ पे टैन का लाइन नहीं होता है. तो ये पर्सनालिटी है, ये कोई वो बिलोंग करते हैं. इमरान हाशमी का कैरेक्टर बैकग्राउंड ये है कि वो छोट भाई क्लैन को बिलोंग करते हैं. दैट इज़ एक रॉयल्टी की फैमिली में जो छोटा भाई होता है उनको सारे वो हक नहीं मिलते जो एक रॉयल्टी के एल्डर ब्रदर को मिलते हैं, और वो दूसरे प्रोफेशंस में घुस जाते हैं. ऑब्वियसली रॉयल्टी जा चुकी है बहुत पहले, बट रॉयल्टी के शौक नहीं गए, तो वो कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं. अब इमरान हाशमी के ही उस फिल्म में हमने पूरे दांत काले किए हुए हैं, और वो एक पर्टिकुलर वे में हंसते हैं. ये सारे अब ज़रूरी नहीं क्योंकि रॉयल्टी है तो वो टीका लगाएंगे, नहीं दिया हम लोगों ने टीका. ज़रूरी नहीं है रॉयल्टी दी है तो गोल्ड चेन पहनेंगे, नहीं दीजिए हमने गोल्ड चेन. बट ये उनकी कोक है कैरेक्टर की कि उनके हिसाब से वो भी गोरे हैं और बिल्कुल फॉरेनर जैसे हैं. तो ये है हैबिट्स एंड कोक्स ऑफ अ कैरेक्टर विच वी वांट टू इनकॉर्पोरेट इन अ फिल्म. And what we are again blessed and lucky is that these quirks come from us and they go to the director and the actor. So our directors are also on some level dependent on us for these quirks, because they come as a part of costume and characterization. So they are very open. We are very lucky that our directors are so open minded कि हम जब उनको कोई new चीज़ें बताते हैं, ideas बताते हैं, so they keep their mind open. और ऐसा भी कभी होता है कि आपने बहुत एम्बिशसली किसी फैब्रिक को
फैब्रिकेट करके स्टिच करके आपने कैरेक्टर को दिया, लेकिन जो लाइटिंग सिचुएशन थी या जो बैकड्रॉप था या कुछ ऐसी अनफोर्सिन चीज़ें, जबकि आपके लिए वो एक बहुत ही एम्बिशन का हिस्सा था लेकिन वहाँ वो बाउंस हो गया, ऐसा भी कुछ होता है? That's a part and parcel of our industry and of our department and of this profession. You cannot be, one of the first lessons you learn when you come into any creative profession which is also giving you a commercial return is do not be attached to your design. You have to let go. The design does not belong to you anymore. It belongs to the wider world of the film. And you will win some, you will lose some. We put up a good fight. We say ये तो हमको देना ही है. हम जब presentation दिखाते हैं, हम बोल के जाते हैं एक दूसरे को कि presentation दिखा रहे हैं, पहनाएंगे तो वही जो हमको पहनाना है. Director चाहे कुछ भी बोल ले. ये confidence लेके चलना पड़ता है. Absolutely. But having said that, we again keep the bigger picture in mind. कि जो भी फिल्म के लिए करेक्ट है हम वो ही देंगे. अगर डायरेक्टर को लग रहा है और फिल्म के लिए ये इनकरेक्ट है, इवन इफ वी हैव पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन इट, वी नो वी हैव टू take that back and give something that's appropriate for that scene and emotion. और बिल्कुल आखिर में आप लोगों से पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास ये इस तरह का काम है जिसमें आपको भी ये अच्छा लगता है कि इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है, जिसमें ये ट्रेडिशन कपड़ों की और वीविंग की और फैब्रिक की, कलर्स की इतनी रिच ट्रेडिशन है, लेकिन अभी हाल के बरसों में आप 30-40 साल से देखिए तो जो पूरा कंज्यूमरिज्म का ऑनस्लॉट है, जिसमें बहुत सारे कपड़े आपके पास पहले से स्टिच होकर आ जा रहे हैं और उसमें जो एक कस्टम मेड होने का एक जो फील है, वो सब एक तरह से ये जो रिच ट्रेडिशन थी उसके सामने कोई आपको थ्रेट दिखाई देता है इस कंज्यूमरिज्म और मार्केट इकोनॉमी की वजह से? You are right about that, but Manushi and I do really try to revive old traditions, old fabrics and old surface designs. We really try to use them in our films because we really, like I said, we are really proud of our heritage and our culture. So, having said that, we do use these, ready-made pieces in our films because it is the demand of the film and the demand of the character. So one can't avoid that, and we also don't think there's anything wrong in combining both together. At the same time, it is a fact that world over cinema is being made, and designers, fashion designers are constantly coming to India and constantly employing weavers and handlooms and handcrafts of India and incorporating them in their designs. There are a lot of feature films, Gladiator, Elizabeth, there are many films where only Indian fabrics have been used through the film. A lot of series on television, one of the famous ones right now, Game of Thrones, all the fabrics are from India. Most of what they are getting made are from Indian, artisans. So it is a great thing of pride for us that our traditional handicrafts and handlooms are being used, and we are, yes, this push and pull will always be there, but we will always have people who would propound what is being made in our own country. So we are very proud of that. तो थैंक यू रुषि, थैंक यू मानुषी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के सिलसिले में ये हमारी बातचीत हो रही थी रुषि और मानुषी, जो कि फिल्मों में जानी मानी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हैं. कुछ कहना चाहते हो गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर.